11 फरवरी 1979। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा साल जिसने मिडिल ईस्ट की राजनीति हमेशा के लिए बदल दी। क्या आपने कभी सोचा है कि आज ईरान और अमेरिका के बीच इतनी दुश्मनी क्यों है? इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे देश से जो कभी पश्चिमी दुनिया का सबसे करीबी सहयोगी हुआ करता था। उस देश का नाम था ईरान और उसके शासक थे मोहम्मद रेजा पहलवी। 1960 और 1970 के दशक में ईरान मिडिल ईस्ट के सबसे अमीर देशों में गिना जाता था। तेल की वजह से देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी। राजधानी तेहरान में आधुनिक इमारतें बन रही थीं, पश्चिमी फैशन आ रहा था और बड़े बड़े उद्योग खड़े हो रहे थे। लेकिन इस चमक के पीछे एक गहरी समस्या छिपी हुई थी। शाह की सरकार बेहद सख्त थी। जो भी सरकार के खिलाफ बोलता था उसे चुप करा दिया जाता था। सरकार की खुफिया एजेंसी सावाक लोगों को गिरफ्तार करती थी, पूछताछ करती थी और कई बार गायब भी कर देती थी। इससे धीरे धीरे जनता में गुस्सा बढ़ने लगा। ईरान में कई धार्मिक नेता शाह की नीतियों से नाराज थे। उनमें सबसे प्रभावशाली नाम था रुहुल्लाह खुमैनी। खुमैनी का मानना था कि शाह पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका का कठपुतली बन चुका है। उन्होंने शाह की नीतियों का खुलकर विरोध किया। इस विरोध के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया और बाद में देश से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन निर्वासन में जाने के बाद भी खुमैनी चुप नहीं बैठे। उन्होंने विदेश से ही अपने भाषणों और संदेशों के जरिए लोगों को शाह के खिलाफ खड़ा करना शुरू कर दिया। 1978 में ईरान में बड़े बड़े प्रदर्शन शुरू हो गए। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। शहर दर शहर विरोध बढ़ता गया। तेहरान, तबरीज और इस्फहान जैसे बड़े शहरों में लगातार प्रदर्शन होने लगे। शाह की सेना ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन हालात हाथ से निकलते जा रहे थे। कई जगह गोलियां चली, सैकड़ों लोग मारे गए। लेकिन जितना दमन बढ़ता गया उतना ही आंदोलन भी मजबूत होता गया। जनवरी 1979 में आखिरकार वो दिन आ गया जिसने ईरान की किस्मत बदल दी। शाह मोहम्मद रजा पहलवी देश छोड़कर भाग गए। ये खबर पूरे ईरान में आग की तरह फैल गई। लोग सड़कों पर जश्न मनाने लगे। कुछ ही दिनों बाद निर्वासन में रह रहे रुहुल्लाह खुमैनी वापस ईरान लौट आए। उनका स्वागत किसी हीरो की तरह किया गया। लाखों लोग एयरपोर्ट से लेकर शहर तक उनकी झलक पाने के लिए खड़े थे। 1979 में ईरान में जनमत संग्रह कराया गया। लोगों से पूछा गया, क्या आप इस्लामिक सरकार चाहते हैं? ज्यादातर लोगों ने हाँ में वोट दिया और इसी के साथ ईरान एक नए रूप में सामने आया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। अब देश का नेतृत्व धार्मिक नेताओं के हाथ में था, लेकिन असली भूचाल अभी बाकी था। नवंबर 1979 में एक घटना हुई जिसने दुनिया को हिला दिया। ईरानी छात्रों ने यूएस एम्बेसी इन तेहरान पर हमला कर दिया। उन्होंने अमरीकी राजनयिकों को बंधक बना लिया। 52 अमरीकी नागरिकों को 444 दिनों तक कैद रखा गया। ये घटना इतिहास में ईरान हॉस्टेज क्राइसिस के नाम से जानी जाती है। इस घटना ने अमेरिका और ईरान के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल दिया। अब ईरान केवल एक देश नहीं था, वो एक विचार बन चुका था। एक ऐसी इस्लामिक क्रांति जिसने मिडिल ईस्ट के कई देशों को डरा दिया, खासकर एक देश को, इराक, क्योंकि वहाँ का नेता डर रहा था कि कहीं ये क्रांति उसके देश में भी ना फैल जाए। उस नेता का नाम था सद्दाम हुसैन और जल्द ही यही डर इतिहास की सबसे खतरनाक जंगों में से एक को जन्म देने वाला था। एक ऐसी जंग जो 8 साल तक चलेगी, जिसमें लाखों लोग मारे जाएंगे और जो मिडिल ईस्ट की राजनीति को हमेशा के लिए बदल देगी। उस जंग का नाम था ईरान इराक वॉर। 22 सितंबर 1980 की सुबह दुनिया ने मिडिल ईस्ट में एक नई आग की शुरुआत देखी। इराक की सेना ने अचानक ईरान पर हमला किया। इराक का उद्देश्य था ईरान की तेल समृद्ध खुजेस्तान प्रांत पर कब्जा करना। सद्दाम हुसैन के अनुसार ईरान की इस्लामी क्रांति को रोकना, सीमा विवादों को हल करना, शटल अरब नदी को लेकर। इराकी सेना ने शुरुआत में तेजी दिखाई। उनके पास आधुनिक हथियार और बड़ी संख्या में सैनिक थे, लेकिन ईरान की जनता और नवगठित इस्लामिक सरकार ने हार मानने से इनकार कर दिया। रुहुल्लाह खुमैनी ने तुरंत राष्ट्रव्यापी अपील की। हजारों युवा बसीज मिलिशिया और सेना में शामिल हुए। ईरान ने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने ट्रेंच वॉरफेयर अपनाया, जो WW1 की तरह खाइयों और सुरंगों में लड़ाई थी। 1982 तक ईरान ने धीरे धीरे खोई हुई जमीन वापस हासिल कर ली। ईरानी सेना ने अक्सर ह्यूमन वेव अटैक्स का प्रयोग किया। ये रणनीति बेहद खतरनाक थी। सैकड़ों और हजारों लोग सामने भेजे जाते थे। कई लोग मारे जाते थे, लेकिन इससे इराकी सेना पर दबाव बढ़ता था। इराकी तरफ से इसका जवाब आया केमिकल वेपन्स के रूप में। सद्दाम हुसैन ने सारिन और मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल किया। इस युद्ध का एक अलग और खतरनाक पहलू था टैंकर वॉर। इराक और ईरान दोनों ने पर्शियन गल्फ में तेल के जहाजों पर हमला करना शुरू किया। दुनिया भर के देशों को तेल सप्लाई खतरे में पड़ गया। अमेरिका ने खुद को शामिल किया। ब्रिटेन, फ्रांस और कई पश्चिमी देशों ने जहाजों को सुरक्षा देने के लिए नेवी भेजी। इससे युद्ध केवल जमीन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समुद्र और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी फैल गया। दोनों देशों ने टैंक, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स का भरपूर इस्तेमाल किया। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन का शुरुआती प्रयोग किया। युद्ध में आम लोग भी शामिल हुए। सैकड़ों शहर तबाह हुए और लाखों लोग विस्थापित हुए। ईरान और इराक दोनों की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। सैकड़ों हजारों लोग घायल या शहीद हुए। अस्पताल, स्कूल और बुनियादी सुविधाएं बर्बाद हुई। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने युद्ध की स्थिति की आलोचना की। अमेरिका
अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस इराक को हथियार और खुफिया जानकारी देते रहे। सोवियत संघ कभी कभी इराक को सपोर्ट करता रहा। अरब देश डर के कारण इराक के साथ रहे। ईरान को समर्थन देने वाले देश सीरिया और लीबिया। इससे युद्ध एक स्थानीय संघर्ष से वैश्विक राजनीतिक खेल में बदल गया। 1988 में युद्ध लगभग 8 साल तक चला। दोनों पक्ष थक चुके थे। संयुक्त राष्ट्र के दबाव में सीज फायर UNSC 598 लागू हुआ। परिणाम स्वरूप लाखों लोग मारे गए, शहर बर्बाद हुए। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था तहस नहस हुई। मरने वालों की संख्या लगभग 1 मिलियन, सैनिक प्लस नागरिक, घायल 2 to 3 मिलियन, विस्थापित लोग लगभग 2 मिलियन, आर्थिक नुकसान सैकड़ों अरब डॉलर। इराक भारी कर्ज में डूबा और कमजोर हुआ। ईरान राजनीतिक और आर्थिक रूप से थका हुआ। मिडिल ईस्ट स्थिर नहीं रहा। संघर्ष और तनाव बढ़ा। तेल मार्केट अस्थिर हुआ और अंतर्राष्ट्रीय निवेश प्रभावित हुआ। 1980 से 1988 के युद्ध ने ईरान और इराक को कमजोर कर दिया, लेकिन मध्य पूर्व में असली संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया। अमेरिका और इजराइल के बीच छाया युद्ध शुरू हुए। मिडिल ईस्ट के कई युद्धों में ईरान ने सक्रिय भूमिका निभाई। 8 साल तक चली ईरान इराक वॉर के खत्म होने के बाद ईरान एक बेहद कठिन स्थिति में था। लाखों लोग मारे जा चुके थे, शहर बर्बाद हो चुके थे, अर्थव्यवस्था टूट चुकी थी, सेना थक चुकी थी। 1989 में ईरान के सर्वोच्च नेता रुहुल्लाह खुमैनी की मृत्यु हो गई। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने ईरान की क्रांति को जन्म दिया था। खुमैनी की मौत के बाद ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने अली खामनेई और देश के राष्ट्रपति बने अकबर हाशमी रफसानजानी। इन दोनों नेताओं ने एक नई रणनीति बनाई। अब उनका मुख्य लक्ष्य था देश का पुनर्निर्माण, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाना। लेकिन एक बड़ी समस्या अभी भी बनी हुई थी, अमेरिका के साथ दुश्मनी। 1979 की ईरान हॉस्टेज क्राइसिस के बाद से ही यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच संबंध बेहद खराब थे। अमेरिका को डर था कि ईरान मिडिल ईस्ट में इस्लामी क्रांति फैलाएगा, ईरान परमाणु हथियार बना सकता है, ईरान आतंकवादी संगठनों को समर्थन देता है। इसी कारण अमेरिका ने ईरान पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। ईरान ने सीधे युद्ध के बजाय एक नई रणनीति अपनाई। इसे कहा जाता है प्रॉक्सी वॉरफेयर, यानी दूसरे संगठनों के जरिए प्रभाव बढ़ाना। इस रणनीति के तहत ईरान ने कई समूहों को समर्थन देना शुरू किया। सबसे प्रसिद्ध संगठन था हिजबुल्लाह। ये संगठन लेबनान में सक्रिय था। ईरान ने उसे ट्रेनिंग, हथियार और आर्थिक सहायता देना शुरू किया। ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी भी इसी समय बढ़ने लगी। इजराइल को डर था कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। ईरान उसके दुश्मन संगठनों को समर्थन दे रहा है, इसलिए इजराइल ने ईरान के खिलाफ खुफिया अभियान शुरू कर दिए। 1990 में एक और बड़ा युद्ध शुरू हुआ। इराक के नेता सद्दाम हुसैन ने अचानक कुवैत पर हमला कर दिया। इस घटना को इतिहास में कहा जाता है गल्फ वॉर। अब अमेरिका ने एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाया और इराक पर हमला किया। इस युद्ध में ईरान ने एक बेहद दिलचस्प रणनीति अपनाई। वो सीधे युद्ध में शामिल नहीं हुआ, लेकिन उसने चुपचाप ये देखा कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन इराक कमजोर होता जा रहा है। ये ईरान के लिए एक बड़ा रणनीतिक फायदा था। 1990s के दशक में एक और खबर दुनिया भर में फैलने लगी। ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। ईरान का कहना था ये कार्यक्रम केवल ऊर्जा उत्पादन के लिए है, लेकिन अमेरिका और इजराइल को शक था कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार बना रहा है। धीरे धीरे मिडिल ईस्ट एक बार फिर तनाव का केंद्र बनने लगा। इजराइल ईरान को खतरा मान रहा था, अमेरिका प्रतिबंध बढ़ा रहा था, अरब देश भी चिंतित थे। 11 सितंबर 2001 दुनिया के इतिहास की सबसे भयावह घटनाओं में से एक हुई। ये था सितंबर 11 अटैक्स, जब आतंकवादियों ने अमेरिका में हमला किया। इसके बाद अमेरिका ने शुरू किया वॉर ऑन टेरर और इसी के साथ मिडिल ईस्ट में एक नया अध्याय शुरू हुआ। इन हमलों के बाद पूरी दुनिया हिल गई। अमेरिका ने तुरंत फैसला किया कि वो आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध शुरू करेगा। ये अभियान कहलाया वॉर ऑन टेरर और इसका पहला लक्ष्य बना अफगानिस्तान। अमेरिका ने अफगानिस्तान में हमला किया ताकि वहाँ की कट्टरपंथी सरकार तालिबान को हटाया जा सके। दिलचस्प बात ये थी कि ईरान को भी तालिबान से नफरत थी, इसलिए शुरुआत में ईरान ने चुपचाप अमेरिका की इस कार्रवाई का विरोध नहीं किया। 2003 में अमेरिका ने एक और बड़ा फैसला लिया। उसने दावा किया कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और इसी आधार पर अमेरिका और उसके सहयोगियों ने हमला किया। इराक वॉर। इस युद्ध का लक्ष्य था इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की सरकार को गिराना। कुछ ही हफ्तों में अमेरिकी सेना ने बगदाद पर कब्जा कर लिया और सद्दाम हुसैन की सत्ता खत्म हो गई। 2000 के दशक में ईरान ने एक विशाल नेटवर्क बनाया। इस नेटवर्क में कई संगठन शामिल थे, हिजबुल्लाह, लेबनान, हमास, गाजा, कई शिया मिलिशिया, इराक, बाद में सीरिया में भी सहयोगी। इस नेटवर्क का उद्देश्य था मिडिल ईस्ट में ईरान का प्रभाव बढ़ाना। 2000 से 2010 के बीच मिडिल ईस्ट की राजनीति पूरी तरह बदल चुकी थी। अब क्षेत्र में मुख्य शक्ति केंद्र थे अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब और तेजी से उभरता हुआ ईरान। 2011 में एक ऐसी लहर उठी जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को हिला दिया। इसे कहा गया अरब स्प्रिंग। ट्यूनीशिया से शुरू हुई ये लहर जल्द ही कई देशों तक फैल गई। मिस्र, लीबिया, यमन, बहरीन और सबसे खतरनाक रूप में सीरिया। सीरिया में जनता ने राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिए, लेकिन ये आंदोलन जल्द ही एक भयानक गृह युद्ध में बदल गया। कुछ ही सालों में सीरिया कई हिस्सों में बट गया। सरकार की सेना, विद्रोही समूह, इस्लामी चरमपंथी संगठन, विदेशी शक्तियां। और इसी युद्ध में ईरान ने अपनी सबसे बड़ी रणनीति लागू की। ईरान ने फैसला किया कि वो सीरिया की सरकार को गिरने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि सीरिया ईरान के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण सहयोगी था। अगर असद की सरकार गिर जाती तो ईरान का मिडिल ईस्ट में प्रभाव कमजोर हो जाता। इसलिए ईरान ने सैन्य सलाहकार भेजे, हथियार भेजे, हजारों लड़ाकों को समर्थन दिया। इस मिशन का नेतृत्व कर रहे थे एक व्यक्ति, कासिम सुलेमानी। सुलेमानी ईरान की विशेष सैन्य इकाई इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प की एक शक्तिशाली विंग कुद्स फोर्स के कमांडर थे। उनकी रणनीति बहुत अलग थी। वे सीधे युद्ध के बजाय प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए लड़ाई लड़ते थे। उनकी मदद से ईरान ने एक विशाल नेटवर्क बनाया। हिजबुल्लाह, इराकी शिया मिलिशिया, अफगान और पाकिस्तानी स्वयंसेवी लड़ाके, इन सभी को सीरिया में भेजा गया। लेकिन 2014 में एक और खतरनाक शक्ति उभरी। ये संगठन था आईसिस। इस समूह ने जल्द ही सीरिया और इराक के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने एक तथाकथित खिलाफत की घोषणा की। उनका नेता था अबू बकर बगदादी। आईसिस की क्रूरता ने पूरी दुनिया को हिला दिया। सामूहिक हत्याएं, गुलामी, आतंकवादी हमले। आईसिस के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बना। इसमें शामिल थे यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपीय देश, इराकी सेना, कुर्द लड़ाके और ईरान समर्थित मिलिशिया। इस युद्ध में कासिम सुलेमानी की भूमिका बहुत बड़ी थी। उन्होंने इराक और सीरिया में कई महत्वपूर्ण लड़ाइयों का नेतृत्व किया। इस दौरान एक और संघर्ष चल रहा था, लेकिन चुपचाप। ये था इजराइल और ईरान के बीच शैडो वॉर। इजराइल को डर था कि ईरान सीरिया में सैन्य ठिकाने बना रहा है, इसलिए इजराइल ने सीरिया में कई हवाई हमले किए। इन हमलों का लक्ष्य थे ईरानी सैन्य ठिकाने, हथियारों के काफिले, मिसाइल सिस्टम। 2015 में दुनिया ने एक ऐतिहासिक समझौता देखा, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इस समझौते के तहत ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करेगा, अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण की अनुमति देगा। इसके बदले अमेरिका और यूरोप आर्थिक प्रतिबंध हटाएंगे। ये समझौता उस समय की एक बड़ी कूटनीतिक जीत माना जाता है। लेकिन 2018 में एक बड़ा मोड़ आया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते से बाहर निकलने का फैसला किया। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर फिर से कड़े प्रतिबंध लगा दिए। इससे दोनों देशों के बीच तनाव बहुत बढ़ गया। 3 जनवरी 2020 एक ऐसा दिन जिसने मिडिल ईस्ट को फिर से युद्ध के कगार पर ला दिया। अमेरिका ने इराक की राजधानी बगदाद के एयरपोर्ट के पास एक ड्रोन हमला किया। इस हमले में मारे गए कासिम सुलेमानी। ये हमला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर किया गया था। सुलेमानी की मौत के बाद ईरान में गुस्से की लहर दौड़ गई। लाखों लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। कुछ दिनों बाद ईरान ने जवाब दिया। उसने इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। मिडिल ईस्ट एक बार फिर युद्ध के बेहद करीब पहुंच गया। 2020 के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता गया। इजराइल और ईरान के बीच गुप्त युद्ध, ड्रोन और साइबर हमले, परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवाद। 2020 में कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ईरान की रणनीति बदलने लगी। ईरान समझ चुका था कि सीधे युद्ध में उतरना बहुत महंगा पड़ सकता है, इसलिए उसने एक नई रणनीति अपनाई, ड्रोन वॉरफेयर और मिसाइल डिटेरेंस। यानी अगर कोई देश ईरान पर हमला करेगा तो ईरान उसके खिलाफ ड्रोन और मिसाइलों का विशाल हमला कर सकता है। 2021 के बाद ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम फिर से तेज कर दिया। मुख्य केंद्रों में शामिल थे नटैंज न्यूक्लियर फैसिलिटी, फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट। पश्चिमी देशों को डर था कि ईरान अब न्यूक्लियर हथियार बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। इससे सबसे ज्यादा चिंता बढ़ी इजराइल में। इजराइल ने ईरान के खिलाफ कई गुप्त ऑपरेशन शुरू किए। इनमें शामिल थे साइबर हमले, परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या, मिसाइल ठिकानों पर हमला। इनमें सबसे चर्चित घटना थी मोहसिन फखरेजादे की हत्या। फखरेजादे को ईरान के परमाणु कार्यक्रम का मुख्य दिमाग माना जाता था। उनकी हत्या के बाद ईरान और इजराइल के बीच तनाव बहुत बढ़ गया। 2021-2023 के बीच एक नया युद्ध शुरू हुआ, शैडो नेवल वॉर। इसमें दोनों देशों ने एक दूसरे के जहाजों को निशाना बनाना शुरू किया। तेल के जहाज, सैन्य आपूर्ति जहाज, ड्रोन हमले। ये हमले ज्यादातर पर्शियन गल्फ और रेड सी में हुए। 2023 में मिडिल ईस्ट में एक और बड़ा युद्ध शुरू हुआ। ये था इजराइल हमास वॉर। इस युद्ध में टकराव था इजराइल और हमास के बीच। ईरान पर आरोप लगा के उसने हमास को हथियार और ट्रेनिंग दी। हालांकि ईरान ने सीधे युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उसके सहयोगी संगठन सक्रिय हो गए। गाजा युद्ध के दौरान हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर रॉकेट हमले शुरू कर दिए। ये संगठन लेबनान में सक्रिय है और ईरान का सबसे शक्तिशाली सहयोगी माना जाता है। इससे इजराइल को 2 मोर्चों पर युद्ध का खतरा पैदा हो गया। 2024 से 25 के दौरान ईरान ने अपनी ड्रोन तकनीक को और विकसित किया। सबसे चर्चित ड्रोन थे शाहिद 136 और शाहिद 131। इन ड्रोन का इस्तेमाल कई संघर्षों में हुआ। ये ड्रोन कम कीमत में लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम थे। अब दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल था, अगर ईरान और इजराइल के बीच सीधा युद्ध हुआ तो क्या होगा? क्योंकि दोनों देशों के पास उन्नत मिसाइल सिस्टम, साइबर हथियार, शक्तिशाली सेना और इजराइल के पास परमाणु हथियार होने का भी संदेह है। इसलिए ये युद्ध पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है।